ईयरली करंट अफेयर की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। इस सीरीज़ में हम लोग ये जो 2024 बीते 2024 वर्ष में जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं, जो इवेंट्स हुए हैं या नियुक्ति हुई है, उन सारे के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स कराए जा रहे हैं ये आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनमें बेहद इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। ये सभी को पता है कि करंट अफेयर्स आज के टाइम में क्या रोल निभाता है किसी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक किया था वो है भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र। जो वीडियो लास्ट वाला नहीं देखे हैं वो जाकर ज़रूर लास्ट वाला वीडियो देख लें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चाहे वह हिस्ट्री, आरआरबी, पीवाईक्यू हो, ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर की लिस्ट हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सारा। और नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, वो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे MPI कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। MPI के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने राष्ट्रीय MPI का दूसरा संस्करण जारी जुलाई 2023 में किया था। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के आधार पर तैयार की गई थी। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें तो आयाम, इसके आयाम क्या थे? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015-16 में 24.85% से 2019-21 में हो गई थी। इसकी 14.96% हो गई थी। रिपोर्ट की मुख्य बातें की बात करें तो 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% से 19.28% की गिरावट हुई है। और शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से 5.27% की गिरावट देखी गई है। वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। MPI मूल्य में सुधार 2015-16 में 0.177 से 2019-20 में 0.066 हो गई। सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। राज्य का प्रदर्शन कैसा रहा वो देख लेते हैं। बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय और मध्य प्रदेश में रहा। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में देखी गई। फ्रेंड्स, केरल की हिस्सेदारी इसमें सबसे कम थी, क्योंकि केरल सबसे शिक्षित और संपन्न राज्य माना जाता है, तो उसमें गरीबी सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिहार है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा कम बिहार में ही गरीबी देखी गई है कमी। बिहार में पूर्ण अवधि में MPI मूल्य में सबसे तेजी कमी देखी गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो है चुनावी बोर्ड। चुनावी बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। 2024 में इससे रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। यह राजनीतिक दलों को दान कर देने के लिए एक वित्तीय साधन है, जिसे 2017-18 के बजट में पेश किया गया और 2018 में लॉन्च किया गया। ADR बनाम UOI मामले में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित मतदाताओं के सूचना के आधार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बोर्ड योजना को रद्द कर दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अब चुनावी बोर्ड के बारे में कुछ देख लेते हैं। चुनावी बोर्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप है, जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया था। यह योजना किसी भी व्यक्ति को 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग तक के चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देता है। बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुगतान किए जा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा से 1000, 10,000 और 1 लाख आदि के गुणकों में किसी भी मूल्य के लिए जारी किया जाता था। इस पर दाता का नाम नहीं लिखा जाता था। 15 दिन में समय की अवधि थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान किया गया था। इस योजना के तहत बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए और लोकसभा के चुनाव के दौरान अतिरिक्त 30 दिनों के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो है CMS COP 14। ये क्या है, इसे देख लेते हैं। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच समरकंद, उज्बेकिस्तान में वन्य जीवों का प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन CMS की 14वीं बैठक आयोजित की गई थी। इसका स्लोगन था, जिसका नारा क्या था? प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती, प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। CMS का ये स्लोगन था। फ्रेंड्स, CMS के बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे। प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए सरकार, वैज्ञानिकों और विभिन्न हितधारकों का त्रैवार्षिक आयोजन है। UNEP के तहत यह एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन 1979 के रूप में जाना जाता है। यह 1 नवंबर 1983 को लागू हुई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने 1983 में गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके 2 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट 1 है संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियां और दूसरा परिशिष्ट है प्रवासी प्रजातियों जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत ने 22 फरवरी 2020 को गांधीनगर में COP 13 की मेजबानी की थी। मतलब कि 2020 में 22 फरवरी को मेजबानी किसने किया था? उस साल को भारत ने मेजबानी किया था। कहाँ पर? गांधीनगर। और वो था कौन सा? COP 13। COP 14 के बारे में कुछ देखेंगे। COP 14 के परिणाम अभी जो ये परिस्थिति संपर्क पर वैश्विक भागीदारी GPEC की शुरुआत की गई थी। CMS परिशिष्टों में संशोधन किया गया जिसमें 14 अतिरिक्त प्रजातियां शामिल हैं। 6 नई प्रजातियों के लिए नई समन्वित कार्रवाई बढ़ाई गई। मध्य एशिया फ्लाईवे के लिए एक पहल पर समझौता हुआ जिसकी समन्वय इकाई भारत में स्थापित की जाएगी। CMS COP 15 2026 में ब्राजील द्वारा आयोजित किया जाएगा। 2026 में होगा कौन सा? COP 15, वो ब्राजील द्वारा आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो है इंडिया AI मिशन। इंडिया AI मिशन क्या है और इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई है इस साल 2024 में, वो देख लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए 10,372 करोड़ के परिव्यय के लिए साथ इंडिया AI मिशन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, AI नवाचार को बढ़ावा देना, सभी क्षेत्रों में AI के उपयोग को प्रोत्साहित करना और सामाजिक लाभ के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करना। जिसका विजन रहेगा भारत में AI बनाना और AI को भारत के लिए काम करना। नोडल मंत्रालय इसका है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कार्यान्वयन एजेंसी इसका है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया AI। मिशन के क्या क्या घटक हैं वो देखेंगे। मिशन के घटक: 10,000 से अधिक GPU या उससे अधिक की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। AI को एक सेवा के रूप में पेश करने और AI इनोवेटर्स को पूर्व प्रशिक्षित मॉडल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। फ्रेंड्स, इंडिया AI इनोवेशन सेंटर स्वदेशी बड़े मल्टी मॉडल, जिसे LMM कहते हैं, उसके विकास और तैनाती का कार्य करेगा। इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म AI इनोवेशन के लिए गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा सेट तक पहुंच को सुव्यवस्थित करने वाला है। ये भारत भर के Tier 2 और Tier 3 शहर में डेटा और AI लैब स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, स्नातक, मास्टर स्तर मतलब कि जिसे PG कहते हैं, और PhD कार्यक्रमों के लिए AI पाठ्यक्रमों की अवधारणा बनाई जाएगी। डीप टेक AI स्टार्टअप और भविष्य की AI परियोजनाओं को निधि देना है इसका उद्देश्य। इसमें कुछ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स, देखेंगे
SDG इंडिया इंडेक्स 2024-25, SDG इंडिया इंडेक्स 2024-25 इंडिया के बारे में क्या कहता है और साथ ही इसका विश्व को लेकर क्या नज़रिया है वो देखेंगे। यह चौथा संस्करण है जिसका आदर्श वाक्य है भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास। इसे नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से जारी किया है। पहला संस्करण इसका है 2018 में जारी किया गया था। इस संस्करण और इस बार हम लोग का कौन सा है 23-24। इस संस्करण में 16 लक्ष्य और 113 संकेतक, लक्ष्य 17 शामिल नहीं है, उसको शामिल किया गया है। कितना 113 संकेतक को शामिल किया गया। देश के लिए कुल SDG स्कोर 2023-24 के लिए 71 है और जो कि 20-21 में कितना था 66 था। उत्तराखंड और केरल 79 अंकों के साथ राज्यों में शीर्ष पर रहा है, जबकि चंडीगढ़ 78 अंकों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों पर शीर्ष स्थान पर रहा है। राज्य पूछे तो कौन सा हो जाएगा उत्तराखंड और केरल, जिसको अंक मिला है 79 और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसे हाईएस्ट मिला है 77। बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है। मतलब बिहार सबसे नीचे 57 अंक के साथ है और झारखंड जो है लास्ट से सेकंड 62 के साथ है। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख 65 अंकों के साथ सबसे निचली पायदान पर है। अगर केंद्र शासित पूछे तो 65 अंक किसका लद्दाख का। 2018 में सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम है। कुल 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी स्कोर जो है वो 65-99 में है। प्रदर्शनी श्रेणी 50-64 में 4 राज्य बिहार, झारखंड, नागालैंड और मेघालय है। आकांक्षी 049 और अचीवर 100 श्रेणी के अंतर्गत कोई राज्य संघ नहीं है। मतलब कि जो अचीवर हमारा पॉइंट था कि हम इसे अचीव कर ले 100 तो उसमें कोई नहीं है। SDG 1 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु, स्कोर इसका है 92 है और बिहार इसका स्कोर 39 है जो सबसे लास्ट पर है। SDG 2 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य केरल जिसका स्कोर 84 है और बिहार जो है वो सबसे अंतिम स्थान पर जिसका स्कोर 24 है। ये था हमारा SDG के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स हमारा इजराइल हमास का युद्ध। इजराइल हमास का युद्ध के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, कौन सा ऑपरेशन तूफान अल अक्सा कब अक्टूबर 2023 को के तहत इजराइल पर हमला किया। हमास ने इजराइल पर हमला किया ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत। इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स, इजराइल की तरफ से कौन सा ऑपरेशन था ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स के तहत जवाबी हमला किया। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। ऑपरेशन अजय शुरू किसने किया, ये भारत का ऑपरेशन था। किस लिए, इजराइल से अपने भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। हमास या इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी। इसमें कुछ और पॉइंट्स है फ्रेंड्स। राफा क्रॉसिंग गाजा का दक्षिणी भाग भूमध्य सागरीय तट पर इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है जो मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर है। अल अक्सा मस्जिद पहाड़ी पर यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित और मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्रेंड्स राम मंदिर 2024 का अहम बिंदु है, ये अहम पॉइंट है राम मंदिर, इसके बारे में देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषता। इसका विशेषता क्या है देख लेंगे। मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाई गई। किस शैली में, पारंपरिक नागर शैली में। वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने 2 बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया। किसने किया, चंद्रकांत बी सोमपुरा, साथ में इसके सहयोगी इनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा निर्मित है। किस कंपनी, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी। इसमें कुछ और पॉइंट्स देख लेंगे। टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर लिमिटेड TCEL प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। इसकी 5 मंडप हैं।
कौन कौन से? नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मस्जिद ये फ्रेंड्स, ये मंदिर जो है 3 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। इसमें कुल 392 खंबे और 44 दरवाजे हैं। लंबाई 380 फीट पूर्व से पश्चिम और चौड़ाई जो है 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट है इसकी। इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का 5 वर्ष बाल रूप है, जिसे भगवान राम मतलब कि बालक नाम राम जो है नाम दिया गया है, क्योंकि ये राजा राम की जन्मभूमि है, इसलिए इसे 5 वर्ष का बालक का रूप दिया गया है इसके गर्भगृह में, मंदिर के गर्भगृह में। परिसर के चारों कोनों पर सूर्य देव, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर है। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में हनुमान का मंदिर है। अन्य प्रस्तावित मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, निषाद, राज माता शबरी, जटायु और देवी अहल्या को समर्पित है। भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया। अरुण योगीराज द्वारा निर्मित 51 इंच की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्रेंड्स, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न प्रतिष्ठित है, उनके बारे में कुछ देखेंगे। 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ देखेंगे। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पी तोंझिया गांव में, अब कर्पूरी ग्राम हो गया जिसे, वो समस्तीपुर में हुआ और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। जननायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। फ्रेंड्स, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था श्री कर्पूरी ठाकुर ने। 22 दिसंबर 1970 से जून 1901, दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी के तरफ से ये बने थे मुख्यमंत्री। 1977 में थोड़ी समय के लिए वे सांसद भी बने। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया है और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया इन्होंने। 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किए, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जातियों के गरीबों को 3% हिस्सा मिला है। भारत रत्न के बारे में कुछ देख लेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भारत रत्न। स्थापना भारत रत्न की कभी 2 जनवरी 1954 ईस्वी को है, लेकिन 54 ईस्वी को इसकी स्थापना हो गई है। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, लेकिन इस वर्ष 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। इनमें जो है शामिल है वो है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। इसमें मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम सेवा के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1954 में पहले प्राप्तकर्ता श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन थे। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले जो है 49th व्यक्ति है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है किसके बारे में, वो है भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में देखेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी को 50वें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है और अब 2 मतलब कि उस टाइम जब ये बुक छपा होगा उस टाइम घोषणा भी थी और अभी तो मिल चुका है। उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। वर्ष 1942 में वे RSS से जुड़े और वर्ष 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे नेत्रा उपनाम से एक नियमित सिनेमा कॉलम भी लिखते हैं। आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल हुआ था फ्रेंड्स, आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1979 में द पीपल ब्रिगेड पुस्तक लिखी।
उनकी आत्मकथा किताब का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने राम मंदिर के लिए समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई थी। फ्रेंड्स, इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 की रात को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे। 6 दिसंबर 1992 को यह यात्रा ने अयोध्या में प्रवेश किया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। उनके नेतृत्व में कुछ अन्य यात्राएं जैसे है जन आदेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत युदय यात्रा। इनका राजनीतिक करियर देखेंगे। 1967 से 1970 तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष ये चुने गए थे। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और 1986 में भाजपा के अध्यक्ष बने थे। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बने और राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में भी ये चुने गए। 1989 में पहली बार नई दिल्ली सीट से 9वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जो है फ्रेंड्स, वे 7 बार लोकसभा के, 1 बार नई दिल्ली से और 6 बार गांधीनगर सीट से और 4 बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। वह 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे हैं। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। अब हम नेक्स्ट व्यक्ति को देखेंगे, वो है भारत रत्न पाने वाले चौधरी चरण सिंह। इनके बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ है। हाल ही में 91 भारत रत्न से सम्मानित ये किए गए। 1946 में ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत सरकार में संसदीय सचिव बने। उन्होंने भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और बाद में इसका नाम बदलकर लोक दल कर दिया गया। 1967 में और फिर 1970 में यूपी के 5वें मुख्यमंत्री बने। भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये ईयरली करंट अफेयर है, करंट अफेयर का सीरीज़ है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसके सारे पार्ट को देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप बैक टू बैक सारे पार्ट को देखें। और फ्रेंड्स, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।